नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे संजीदा मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जो हमेशा रहता है, आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था। दरअसल बात यह है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी अस्पताल हैं, हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि जब हादसा होता है तो मीडिया से लेकर मैनेजमेंट तक की नींद तब खुलती है जब हमारे बच्चों की जान चली जाती है या मरीज मर जाते हैं। आज हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई है उससे देश भर में किसी ने सबक सीखा हो ऐसा लग नहीं रहा है। सबक सीखा ऐसी कोशिशें तो हो रही है, लेकिन सच में सबक सीखा है ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये हादसे बंद नहीं होंगे, सिर्फ हादसे बंद करने की कोशिशें होंगी। आज हम इस पर इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि सबको याद होगा कि गुजरात के सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और हम लोगों ने बच्चों को तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल से कूदते हुए देखा है। वो आग से बचने के लिए अपनी बालकनी से कूदते हैं और जान दे देते हैं। तब पूरा देश दहल गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश की एक घटना हुई, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की। मामला जबलपुर का था। वहाँ अस्पताल में आग लगती है, मरीज भी मरते हैं जो जान बचाने के लिए भर्ती हुए थे, लेकिन वो जान गंवा देते हैं और मरीज के साथ साथ जो अस्पताल के कर्मचारी थे उनकी भी जान चली गई थी। लेकिन उसके बदले हुआ कुछ नहीं। कुछ दिन कवायद हुई, सरकार ने निजी अस्पतालों को नोटिस दिए, चेकिंग हुई, कुछ हफ्ता वसूली हुई, कुछ माल लूटा गया और उसके बाद फिर व्यवस्था उसी ढर्रे पर चली गई जो उसके पहले थी। और अब घटना हुई है राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली की, जहां आईएएस पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे आए थे उनकी जान चली गई। बदले में मिले 10-10 लाख रुपए। एक बच्चा जिसमें असीम संभावनाएं थी, जो देश की यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो कलेक्टर बनता, वो चीफ सेक्रेटरी बनता और देश में सुधार लाने की कोशिश करता। उस अमूल्य जीवन के बदले में सिर्फ 10 लाख। हालांकि पैसे की कोई कीमत नहीं होती। जिन परिवार से वो बच्चे गए हैं, जिन बच्चों की जान गई है, वो जीवन पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसके गुनहगार जो हैं, हम उन पर बात करेंगे। असली गुनहगार तो वो हैं जो नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका के लोग, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बेसमेंट में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि ना हो, ना दुकानें हो, ना मार्केट हो, ना कोचिंग सेंटर हो। अस्पतालों में प्रॉपर चीज़ें मैनेजमेंट की हो, लेकिन देखते हैं कि सब आंखें मूंदे रहते हैं। चाहे जिला प्रशासन का मामला हो, नगर निगम के अधिकारियों का मामला हो या पुलिस का। जब लोग बच्चे जान गंवाते तब सब जागते। इसी मुद्दे पर मामला बहुत गंभीर है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रंजन श्रीवास्तव जी, दिल्ली नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र परमार जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के भूपेंद्र सुल्लरे जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल रंजन जी, मामला इसका नहीं कि 3 बच्चों की जान चली गई, मामला इसका कि हम कितने ढीठ हो गए। हमारे प्रशासन में, हमारे तंत्र में कितनी जड़ता आ गई है। ये संवाद हम बोल सकते हैं, जड़ता आ गई है, मुर्दानी छाई हुई है। जिन बच्चों के परिवारों से बच्चे बिछड़ गए हैं, उनके माता पिता से पूछिए, जो बच्चे क्या सपने लेकर दिल्ली आए थे, जो मरीज जान बचाने की ख्वाहिश लेकर अस्पतालों में भर्ती होते हैं, और जब वो इस तरह की अव्यवस्था के चलते मारे जाते हैं, जान गंवाते हैं, उनके बारे में पूछिए। मैं तो बहुत क्रूरता के साथ एक बात कहूँगा कि जो जिम्मेदार हैं, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, अमानवीयता है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अगर उनके बच्चों की जान जाती तब भी क्या इतनी ठंडक से काम होता? क्या किसी मंत्री की, क्या किसी अधिकारी की, किसी महानगर पालिका की, या किसी पुलिस अफसर के बेटे की जान जाती तब भी क्या ये सब होता? जो मामला है वो अनंत काल तक चलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था में जड़ता, कोई ऐसा सूरमा नहीं हुआ, न सरकारों में न प्रशासन में, जो इस जड़ता को दूर कर पाए। मैं चेतावनी और चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूँ। आपकी राय, दिल्ली का मसला आखिरी होगा ऐसी हम उम्मीद नहीं करते। इसके बाद भी हादसे होंगे, लेकिन बस ये है कि जो माता पिता है वो जाग जाएं, अपने बच्चों को बेसमेंट में पढ़ने ना भेजें, और कम से कम जान बचाने के लिए जो अस्पतालों में लोग भर्ती होते हैं वहाँ इतना तो देखें कि एंट्री और एग्जिट मरीजों की अगर एक ही है, तो फिर कभी कोई हादसा हुआ, आगजनी हुई, तो जो बेचारे मरीज बिस्तर पर हैं वो कैसे वहाँ से भाग पाएंगे? इस पर आपकी राय रंजन जी। बड़ा अच्छा विषय है, आपको साधुवाद। और पूरा ज्वलंत मुद्दा है पूरे देश का, केवल नोएडा और दिल्ली का मामला नहीं है।
और हम लोग जहाँ बैठे हुए मध्य प्रदेश में, वहाँ का मामला भी है, यूपी का मामला, हर जगह का मामला है। और बिल्कुल सही कहा कि जड़ता आ गई है। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ता हूँ, ये जड़ता नहीं, आपराधिक लापरवाही है। और आपराधिक लापरवाही के पीछे जो जिम्मेदार हैं, हमारे नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, प्रशासन है, शासन है। हम दूर नहीं जाते हैं, नोएडा में तो इंसिडेंट हुआ है, नोएडा साहब भी जुड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा उस पर प्रकाश डालेंगे। बल्लभ भवन जो शासन प्रशासन का जो एपी सेंटर है, नोडल सेंटर है, उसके नाक के नीचे मेरे ख्याल से 500 मीटर भी एमपी नगर नहीं है। वहाँ जाइए, हर बेसमेंट में आपको कोचिंग, रेस्टोरेंट और सारी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी चलेंगे। मामला कोई छात्रों की जान का नहीं है। जो 3 छात्र हमने खोए हैं, उनमें शायद तीनों या उसमें से कुछ 2 या 1 ऐसे हैं जो प्रीलिम क्वालिफाई कर चुके थे, मेंस में उनका एग्जाम था, और जाहिर है उसमें से तीनों आ जाते, कोई एक आता, नहीं आते। तो एक भावी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, भावी प्रशासक थे हमारे देश के, और उनकी जान लेने वालों में जो प्रशासक बन गए हैं इस प्रोसेस के थ्रू, मैं मानता हूं उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है। और कारण यह है, मैं बार बार जो हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में, हम लोग काफी समय देख रहे हैं राघवेंद्र जी, यहाँ पे अचानक जो ठेलों का अंबार हो जाता है, बिजनेस एक्टिविटी चले, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रशासन की है, नगर निगम की है। नगर निगम कार्रवाई करेगा। अगर आपको याद होगा राघवेंद्र जी, एक बार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था एमपी नगर में, उसको तत्कालीन विधायक या पूर्व विधायक ने एक अधिकारी तमाचा मारा था। तो जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो हमारे नेतागण सामने आते हैं, उनकी ओर पॉलिटिक्स आ जाती है या बिजनेस इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं उनका बचाव नहीं कर रहा था अधिकारियों का जी। अधिकारियों की ड्यूटी है कि हर हालत में ड्यूटी पूरी करें, क्योंकि जिस सीट पे आप बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप इस तरह की गतिविधियों को रोकें। राघवेंद्र जी, मैं अपने टाइम और ले रहा हूँ। जी जी, गेस्ट नहीं आप बोलिए, विषय ऐसा है कि भरपूर आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना बोला जाए उतना कम है। जी जी, बेसमेंट में हमने रिपोर्ट किया था जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, एमपी नगर में, ये जो चेतक ब्रिज है राघवेंद्र जी, जी, उसके नीचे वेल्डिंग होती है। आप ये सोच सकते हैं, वेल्डिंग गैस के सिलेंडर से होता है। अगर गैस बस्ट कर जाए तो पूरा बिल्डिंग, पूरा जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाएगा। कितनी जाने जाएंगे। बीजेपी ऑफिस के ठीक पास में आप जाएंगे तो रेस्टोरेंट चलता मिलेगा आपको बेसमेंट में, वहाँ खाना बन रहा है, वहाँ पे सिलेंडर रखे हुए हैं। अगर ब्लास्ट होता है कितनी जाने जाएंगी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों ने रिपोर्ट किया और किसी कान में जू नहीं लगी। अगर नोएडा में नहीं होता राघवेंद्र जी, ये जो हल्ला मचा हुआ है जी, कि दूर दराज कस्बे में होता, भोपाल में होता, किसी दूर सिटी में होता, तो इसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम वही है, आपराधिक लापरवाही नेताओं की भी, शासन की भी, प्रशासन की भी, और उससे बच नहीं सकते। अब समय आ गया है कि जनता जागरूक हो और आगे बढ़ के FIR करे। और केवल आपराधिक लापरवाही का नहीं राघवेंद्र जी, इसमें मर्डर का, क्योंकि आप देख जानबूझकर अगर कोई चीज नहीं रोक रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है हत्या का पूरा केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी चीजों आपने बहुत अच्छे से बात की, और हमारा ये मुद्दा है कि भले ही एक दौर की बातचीत हो, लेकिन आप भरपूर अपने विचार व्यक्त करें, और जो शासन की जड़ता है अगर उस पर आप प्रहार करें, और शायद थोड़ी बहुत तिलमिलाए। वैसे तो जो उनकी चमड़ी वो इतनी मोटी है कि आप आलपिन तो चुभाना दूर की बात है, अगर आप भाले भी मारेंगे तो पलट के वापस हो जाएंगे। मैं कई बार इसका जिक्र करता हूँ कि जो गैंडा जैसे कहते हैं हम, जो असम के काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाला, उस पर जैसे भाले मारे जाते हैं और वो वापस पलट के आते हैं, वैसे शासन की भी जो चमड़ी है वो उस गैंडे से ज़्यादा मोटी हो गई है। कितने बच्चे मर जाएं, कितने मरीज मर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कागजी खाना पूर्ति होगी और मामला ख़त्म हो जाएगा। भूपेंद्र जी, हम सब तो मध्य प्रदेश के हैं। मैं नागेंद्र जी आपके पास सबसे आखिरी मांगूंगा। दरअसल सबको याद होगा कि झाबुआ में बस स्टैंड पर एक विस्फोट हुआ था, और उसमें जो बस स्टैंड पर यात्री आए थे बसों में जाने के लिए, उनकी मौत हुई थी, और वो इतनी भीभत्स थी कि किसी का हाथ बिजली के तारों पर टंगा था, कोई 500 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर
50 मीटर की दूरी पर उनके शरीर के चिथड़े उड़कर दीवारों में चिपक गए थे। उस बस स्टैंड में जो जिलेटिन की जो छड़ थी वो रखी गई थी अवैधानिक तौर पर, कुछ नहीं हुआ उसमें। इसके बाद अभी हाल ही में भूपेंद्र जी हरदा में एक घटना हुई थी कि एक विस्फोटक जो फैक्ट्री जहां जो बम बनाती थी, विस्फोटक बनाती थी, उसमें हादसा हुआ था। कितने लोग मरे मालूम ही नहीं चला अभी तक। 2-3 शिफ्टों में लोग काम करते थे, बच्चे भी काम करते थे, औरतें भी काम करती थी, कुछ नहीं हुआ। सवाल यही है कि आखिर हम कब जागेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात इसमें जोड़ूंगा कि इसमें मीडिया भी जिम्मेदार है, न्यायपालिका जिम्मेदार है, पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, और अगर इसमें जिम्मेदारी किसी भी अफसर की तय नहीं हुई तो आप ये जानिए कि ये हादसे घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे और हम इस तरह से विलाप करते रहेंगे। आपकी राय भूपेंद्र जी? व्यक्ति से जुड़ने वाला विषय है जी। आज हमने देश के होनहार लोगों को अपने जीवन से, मतलब जो देश के उद्धार के लिए एक आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, और हमने एक विद्वान सिर्फ इस नाकामी से छोड़ा है कि हम लोग उस व्यवस्था से, जो व्यवस्था निरंतर चली आ रही है, मैंने तो अभी उस पर कई चीजों पे प्रकाश डाला। 2019 से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और दिल्ली तो इसका एक मुख्य केंद्र है, चाहे वो जल के प्रज्वलन से जला हो चाहे अग्नि से। आप वहां अगर देखें तो दिल्ली इतना, मतलब देश भर से लोग तो जाते ही हैं, साथ में वहां पे जो नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, उनके जो कैंपस में जो लोग हॉस्टल खोले हुए हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि बेसमेंट में जिस तरह से वो, मैं खुद देख के आया हूँ कि वो बेसमेंट में खाना बन रहा है और उनके नियमों पर, और जो रहने के कमरे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, मतलब कि आप मूव नहीं कर सकते बच्चे, उनमें 2-2 बच्चे। तो ऐसी शिक्षा से ऐसे बच्चे जो हम माता पिता जो भेजते हैं उनके लिए। और दूसरी बात ये है, संसद चल रही है दिल्ली में, और संसद चलने के बाद ये इस तरह से गैर जिम्मेदार, और कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया। चीफ एक्टिव 1 तारीख को एफिडेविट और एमसीडी कमिश्नर को बुलाया गया है। उन्होंने साफ 5 पॉइंटों में ये भी कहा है ये बिना अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता, मिली भगत है। और इस मिली भगत में जिम्मेदारी हमेशा जिम्मेदारी नहीं तय की जाती है, एक खबर बन के रह जाती है या कुछ दिन तक वो रेस करती है, 15-20 दिन या 1 महीना, उस खबर की जितनी पोटेंशियल होती है उस हिसाब से। तो मैं ये चाहता हूं कि उसका जो निर्णय आता है, बहुत से ऐसे, अब आपने अभी जैसे बताया जिलेटिन वाला, ऐसे हम जबलपुर में आप देखिए एक कबाड़ी के यहाँ से 2 बार इस तरह से बड़े विस्फोट हुए और उसमें 2 लोग मारे गए। ये किस तरह से जिम्मेदारियां तय होंगी। अभी राजस्थान की आप कोचिंग की बात कर लीजिए, अभी होटलों में, दिल्ली के होटल में बात कर लीजिए, जिसमें एक फॉरेनर, एक IRS ऑफिसर जल गया था। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी कि वो कहेंगे कि इसने किया और ये कहेंगे कि इसने क्या, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति तो चाहिए ही। साथ साथ में महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रशासन है, जो इस तरह से परमिशन देता है, उनका पुनर्वलोकन होना चाहिए, उन लोगों पे निगरानी रखनी चाहिए, और उन पे जो उस तरह से ही, जिस तरह से लाभ एक माता पिता अपने बच्चों की संतान की करता है, उस तरह से उनको भी पनिश करना चाहिए, जिस तरह से उनको ये आभास हो कि बच्चा जाने का क्या कष्ट होता है और राष्ट्र का रत्न जा रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए कुछ करने वाले लोग हैं। आज वैसे इतना मर्मत तो है ये कि हम आपको क्या बताएं कि इसमें चर्चा करने से भी हम लोगों को इस तरह से लग रहा है कि हम किस तरह से इस चर्चा को रखें, क्योंकि हमने इस स्टडी को अगर देखें क्रमबद्ध तरीके से तो लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही। अभी बच्चों का जो जलने का आया था, तो आप देखिए उसमें बच्चे भाग नहीं पाए थे, जो छोटे छोटे बच्चे जल गए थे। तो इस तरह से जो भीभत्स घटनाएं हैं, जो देश की धरोहर हैं, देश के राष्ट्र की हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किस तरह से जिम्मेदारी, क्या पैसा ही सब कुछ मायने रखता है? बिल्कुल, ये भी एक देखना पड़ेगा। हम इसी पर, इन सब चीजों जी, हम इसी पर आना चाहते हैं कि पैसा, मतलब शोहरत, दौलत और जो आपका ओहदा है, ये सब अस्थायी है। दुनिया कहते हैं कि ये तो किराएदारी की तरह हम लोग रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम इसी पर बात करेंगे कि अगर जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो ये हाथ से रुकेंगे नहीं। और भूपेंद्र जी, ये सबको पता है कि जिम्मेदारी तय नहीं की है, इसीलिए ये हादसे हो रहे हैं। अगर किसी नगर निगम के, नगर पालिका के किसी पुलिस ऑफिसर्स के पर ये जिम्मेदारी तय हो जाए तो कल से ये हादसे बंद हो जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सरकार लोकतंत्र में
जनता की संरक्षक है, लेकिन वो संरक्षक के बजाय भक्षक हो गई। देखिए पूरी दिल्ली शांत है, इस पर कोई किसी किस्म की बहुत चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे शहर या दूसरे देश की बात है, दिल्ली या भारत की बात ही नहीं जो घटना हुई है। नागेंद्र जी, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, चाहे कोर्ट उसको जिम्मेदारी को तय करे, सरकार कोई नियम बनाकर तय करे, जनता कोई बड़ा आंदोलन करके इसकी इस तरह के कानून बनवाए कि अगर ये लापरवाही से, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोचिंग क्लासेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी व्यावसायिक बाजार हो, कोई मॉल हो, अगर वहाँ कोई हादसे होते हैं तो सबसे पहले उस इलाके के दरोगा से लेकर नगर निगम कमिश्नर तक के खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अगर ये एक लाइन से तय हो जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल से पूरा प्रशासन सक्रिय हो जाएगा और लोग रोकेंगे। इसके बाद भी अधिकारी रोकेंगे नहीं कि नहीं, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाएगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन सरकारें और कानून सब ने इनको छुट्टा कर रखा है और जनता इसकी शिकार हो रही है। आपकी राय? जी, पहली बात तो देखिए, इस तरह की जो घटनाएं, इन्हें हादसा नहीं कहा जाएगा, ये तो सीधी सीधी हत्या है जी। ये तो हत्या कहना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में ये कहा जाता था कि ज्ञान बांटने की चीज होती है, बेचने की चीज नहीं, वहां लाखों में ये ज्ञान बिकता है। और लाखों में साहब ऐसा ज्ञान बिकता है कि लाखों रुपए देके बच्चों को, जैसे भेड़ बकरियों को दड़दड़े में बंद किया जाता है, इसी तरह 300, 400 बच्चों का एक बैच होता है एक क्लासरूम में, जिसमें एक ही एग्जिट होता है और एक ही एंट्रेंस होती है। उसमें लाखों रुपए लेके बच्चों को इस तरीके से पढ़ाने के नाम पे भरा ठूसा जाता है, मैं तो ये कहूंगा, करने के लिए। ये बेचारगी और बेबसी उन बच्चों के लिए जो सपना देख के आते कि वो IAS बनेंगे, वो IPS बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, या करने के लिए इस तरह की स्थिति रहती है। जहां तक जवाबदेही की बात है, देखिए कुछ समय पहले शहरी विकास को लेकर एक थिंक टैंक की रिपोर्ट थी, बड़ी रोचक रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि अगर शहर में गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है तो उसके 3 या 4 पहलू हैं। जैसे सबसे पहले जरूरी है कि शहर की अर्बन प्लानिंग और डिजाइन क्या है। दूसरा बात है कि उस शहर की क्षमता क्या है, उस शहर के संसाधन क्या है उसके पास में। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि जवाबदेह नौकरशाही यानी अफसरशाही, जो जिसको वहां इंप्लीमेंट करनी है चीजें, और उसके साथ शक्तिशाली कानूनी विधान जिनका पूरे पारदर्शी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो करने के लिए। लेकिन वो कहीं होता दिखता नहीं। असल में दिक्कत ये है कि जवाबदेही के लिए, निर्णय के लिए और फैसलों के लिए अगर एक केंद्र हो तो जवाबदेही तय हो, लेकिन जब वो फैसले सामूहिक हैं और उसमें केंद्र अलग अलग बढ़ जाते हैं तो वो लीपापोती होनी स्वाभाविक होती है। जैसे काफी शहरों में शहरी विकास प्राधिकरण वहां की प्लानिंग करता है, शहर की डिजाइन और प्लानिंग करता है, लेकिन मजेदार बात है कि उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण के पास थोड़ा हिस्सा रख लेता है, बाकी वो हिस्सा नगर निगम के हिस्से आ जाता है। तो वहां जहां चीजें बढ़ जाती हैं तो वहां पता है जब जिम्मेवारियां भी बढ़ गई और लीपापोती ज्यादा आसान हो जाती है इसमें करने की। आप आश्चर्य करेंगे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सहित शहर देश के 40% शहरों में, अर्बन जो सिटीज कहते हैं, उनके पास सक्रिय मास्टर प्लान, एक्टिव मास्टर प्लान नहीं। ऐसे में हम कैसे सोचे कि ये घटनाएं नहीं होंगी, बार बार नहीं होंगी इस तरह की घटनाएं करने के लिए। नगर निगम और जो भी प्रशासनिक अमला है उसके पास डिजिटल संसाधन नहीं है जिनसे वो निगरानी कर सके कि कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ अतिक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में उसको कैसे रोकेंगे या किस तरह की स्वीकार करेंगे। और इसी के साथ इसका दूसरा पहलू, महत्वपूर्ण पहलू ये है कि माँ बाप खुद तो अपनी आंखों में अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा कैरियर देने का सपना पाल बैठते हैं और बच्चों की आंखों में भी वो सपना भर देते हैं। और वो किसी कोचिंग संस्थान में जब जाते हैं उनको का एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ की लकदक देख के, वहाँ की फैकल्टी देख के, वहाँ के बड़े बड़े विज्ञापन देख के, वहाँ जो पोस्टर लगे होते हैं कि इतने बच्चों को उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया, पास आउट करवा दिया, ये तो सब देखते हैं। लेकिन कितने अभिभावक ये जहमत उठाते हैं कि जहाँ उनके बच्चों को पढ़ना है वहाँ उस क्लासरूम की स्थिति क्या है, वहाँ करने के लिए वहाँ बेसिक फैसिलिटीज है या नहीं है करने के लिए, वहाँ के संसाधन उसके पास है या नहीं है। जब तक इन सब पे बात नहीं होगी तो ये बात बेमानी होगी कि हम ये घटनाएं आएंगी, लीपापोती होगी और वो शो मस्ट गो ऑन वाली बिल्कुल है कि पुनरावृत्ति होगी, फिर पुनरावृत्ति होगी, फिर कुछ दिन का मातम, फिर उसी ढर्रे पे चलेंगी। बिल्कुल सही कह रहा नागेंद्र जी। दरअसल सपने देखना गुनाह नहीं है, सपने तो देखे जाने चाहिए, लेकिन माता पिता की जो कोशिश होती है वो हर माँ बाप अपने बच्चों को जो तालीम देना चाहता है वो उसकी हैसियत से ज़्यादा देता है। उसकी हैसियत अगर 100 रुपये खर्च करने की तो माँ बाप कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अब भारत में लोगों को पता चल गया कि शिक्षा के बिना
जीवन चलेगा नहीं। तो माता पिता अपनी औकात से ज़्यादा, हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं बच्चों को काबिल बनाने में। बच्चे भी सपने देखते हैं कि हम देश के इस आसमान में उड़ेंगे और देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि अगर रंजन जी एक लाइन की बात करें तो सिर्फ ये आदेश निकल जाए, ये कानून बन जाए कि जिस किसी के इलाके में अगर इसके हादसे, इस तरह के हादसे होते हैं, तो वहाँ का पुलिस कमिश्नर, वहाँ का टीआई, वहाँ का एसीपी और उस इलाके का जो भी नगर पालिका है, नगर निगम में महानगर पालिका का कमिश्नर, वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। आपने कहा था कि ये हत्या है, अपराध है, तो मेरा दावा कि कल से कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। जो जिम्मेदार हैं उनको हमने एक तरह से फ्री कर रखा है और इतने सारे उसमें पैच लगा दिए हैं कि उनको निकलने के, बच के निकलने के बहुत से रास्ते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पुलिस वाला किसी मोहल्ले में अपनी ड्यूटी निभाता तो उसको पता होता है कि कहाँ जुआ सट्टा हो रहा है, कहाँ गुंडागर्दी हो रही है। नगर निगम के कर्मचारी को, नगर पालिका के कर्मचारी को पता होता है कहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है, कहाँ बेसमेंट में काम हो रहा है, लेकिन वो पैसा खाते हैं, करप्शन है। ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ एक लाइन के कोई नरेंद्र मोदी जी अगर ये सब हाथ से गंभीरता से देख सुन रहे होंगे तो ज़रूर वो पार्लियामेंट में एक कानून बनाएं और देश भर में इसको लागू करें कि अगर कोई हादसा होगा तो जिम्मेदार अधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कल से चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। आपकी छोटी सी राय। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने शुरू में ही कहा राघवन जी कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन जो बेसमेंट का मामला है राघवन जी, बहुत क्लियर है कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके हिसाब से बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, उसमें केवल पार्किंग और स्टोरेज ही हो सकता है। रंजन जी ये तो सबको पता है ना, लेकिन चल रहा है। वही मैं कर रहा हूँ। तो अगर कोई चीज चल रही है तो उसकी परमिशन मिल नहीं सकती है, और जिस चीज की परमिशन नहीं मिल सकती पूरी तरह से अवैध है। और जब कोई चीज अवैध है तो जो वार्ड बटे हुए हैं, जोनल ऑफिसर, दरोगा, दरोगा और एक असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो नगर निगम में है, ये कर क्या रहे हैं? आखिर अपने एरिया में घूम तो रहे हैं और दिख रहा है इनके सामने। तो ये जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, दुर्घटना तो बात की बात है, पहले तय हो जाना चाहिए कि आपकी नौकरी नहीं रहे। अगर आपके एरिया में चल रहा है एक्टिविटी तो आपके नौकरी सस्पेंड होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। और बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि जैसी घटना अगर होती है तो कठोर से कठोर और हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। बिल्कुल भूपेंद्र जी, सवाल है कि इस पर अब सरकारों को भी जांच करने की जरूरत नहीं है, कानून बनाने की जरूरत है। एक बार कानून बनेगा, भले इसमें थोड़ा विलंब हो, धीरे धीरे वो काम करेगा और स्थितियां सुधरेंगी। आपकी छोटी सी राय। उसमें होना चाहिए, लेकिन कानून की बात यह है कि जैसे अभी 75 कोचिंग को उन्होंने चिन्हित किया वहां पे, और जो बेसमेंट में चल रही, जिनमें उन्होंने 35 को बंद किया, 25 को नोटिस दिया, 10 अभी किस पोजीशन में ये पता नहीं चल रहा। 1 तारीख इनको वो है। लेकिन हमने जहां तक सिस्टम को देखा है, जहां पे लोग पावरफुल होते हैं, अभी जैसे इस समय का मैं दो चार वाक्यों में समय की कमी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जुडिशियल सिस्टम को भी जल्दी तुरंत न्याय होने चाहिए, फास्ट कोर्ट बनने चाहिए, जिससे क्या होगा, एक समाज में एक संदेश जाएगा और जिससे ये पता चलेगा कि इससे ये अपराध करने से हमको ये बिल्कुल भूपेंद्र जी फाउंडेशन। दरअसल जो 75 कोचिंग संस्थान इस तरह के पकड़े गए हैं, उसमें सबसे पहले तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए आज से ही, कि जिनके रहते ये कोचिंग क्लासेस चल रही थी। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सब बेकार है। नागेंद्र जी, आपकी राय। जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं को दुर्घटना मान के, न मान के, हत्या मान के संबंधित विभाग के अधिकारियों पे, और जिस जगह वो ही है तो उस संस्थान के मालिकों पे हत्या का मुकदमा कोर्ट में चलाया जाए, हत्या मान के। तो मुझे लगता है कि सख्ती से अगर उनके पेश आया जाएगा तो जरूर कुछ न कुछ बदलेगा। बिल्कुल, दिल्ली तो हर तरह से इस समय बहुत कमजोर मुझे लगती है कि खासतौर से प्रदूषण के मामले में वो देश के सर्वाधिक प्रदूषित राज्यों में है, लेकिन देश की राजधानी है। कोचिंग क्लासेस की हमने बात कर ली कि वहाँ सबसे ज़्यादा व्यवस्था है, लेकिन वहाँ सब कुछ सो रहे हैं लोग। तो हमारे सिर्फ एक लाइन में मैं इस चर्चा को खत्म करूँगा कि सरकार इसका कानून बनाए, जिम्मेदारी तय करे, और अभी जहाँ जहाँ कोचिंग बेसमेंट में चल रही है उस इलाके के नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हो और वो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। हम किसी हादसे का इंतजार ना करें, फिर किसी 3 बच्चों की मौत होगी और फिर हम चर्चा करेंगे। कम से कम ये नौबत ना आए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका साधुवाद।
भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद और नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।